नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। रोहिणी कोर्ट में हम मौजूद हैं और मदन लाल जी हमारे साथ हैं। अब एडवोकेट मदन लाल जी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से सरकार लगातार दबाव की राजनीति बना रही है और अल्पमत में जिस प्रकार ये सरकार बनी हुई है, थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिल रहा है, परंतु भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा संसद के अंदर पानी गिरते हुए दिखाई दिया। बिहार के अंदर 15 दिन के अंदर 10 पुल गिरे, 20 पुल गिर जाना, क्या ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं है? और अगर है तो इस पर सरकार और जनता गंभीरता से क्यों विचार नहीं कर पा रही है? बात करेंगे सीधे सीधे मदन लाल जी से। मदन जी, लगातार भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हुए मोदी जी सरकार में आए जी। अब लगभग 12-13 साल होने जा रहे हैं। तीसरा टर्म में उन्होंने कहा था कि 15 लाख मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, संसद जो करोड़ों रुपए से बनाई गई थी उसके अंदर पानी गिरते हुए साफ दिखाई दे रहा पहली ही बारिश में। तो क्या मानना है आपका कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है? इसके बारे में मेरा मानना ये है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है। इन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैचू बनवाई थी वो करीब 3 करोड़ रुपए में बनाई थी और 3 करोड़ रुपए में बनी थी और मात्र जरा सी हवा से ही वो ध्वस्त हो गई। इससे क्लियर होता है कि इससे भ्रष्ट सरकार कोई भी नहीं है। पूरे भ्रष्टाचार में ये लिपटे हुए हैं। जो इन्होंने संसद बनाई है, संसद टपक रही है, कोई पैसा नहीं लगाया। जितना इन्होंने बजट दिखाया उसका मुश्किल से 25% लगाया होगा। मंदिर इनका टपक रहा है, मंदिर में भी जो पैसा इन्होंने दिखाया मुश्किल से 20% लगाया। आसपास की सड़कें भी टूटी हैं और मंदिर के लिए जो जगह ली थी एक ही रात में वो पता नहीं कितने करोड़ों की बेच दी। हजार लाखों में लेकर के खुद मेंबरों ने लाखों में लेकर के करोड़ों में मंदिर को बेचने का काम किया। इससे ज़्यादा कोई भ्रष्ट सरकार नहीं है और सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने से उतार दिया जाता है, मटके के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है और मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करके और उनको रातों रात एविडेंस ख़त्म कर दिया जाता है। और जितने भी गुंडे और जितने भी इनके अपराधी लोग हैं उनको अपने साथ में रखते हैं। वे चुनाव प्रचार करते हैं, उनको अगर जमानत तुरंत दिला करके उनको माला पहनाने का काम करते हैं और न्याय अपने आप खुद करते हैं, पनिशमेंट खुद देते हैं और उसमें अदालतों से पहले, ट्रायल से पहले ही उन्हें सजा देने का काम कर देते हैं। इतना आपने एक बात कही है, अभी जो बलात्कारियों के हौसले जो बढ़े हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो जो चाहे वो करते हैं और उसके बावजूद उस विक्टिम को वो जिंदा भी नहीं छोड़ते ताकि वो उनके खिलाफ कुछ बयान दे पाए। उसके बावजूद संविधान हमारे पास है, संसद हमारे पास है, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हमारे पास है, उनको सजा क्यों नहीं हो पाती आखिर? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं संसद हमारे पास है, उच्च न्यायालय हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। सारी चीज इन्होंने किडनैप की हुई है। हमारे पास सिर्फ एक अधिकार है, जिस अधिकार को लेकर के हम घूमते रहते हैं, पार्लियामेंट में चिल्लाते रहते हैं, हम कोर्टों में खड़े रहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि सारा इन्होंने किडनैप कर रखा है और अपने हिसाब से चलाते हैं। किडनैप का वर्ड आपने बड़ा इस्तेमाल किया, अब ये किडनैप कैसे हुआ ये बता दें। हाँ, इन्होंने जो किडनैप कर रखा है, जितने भी आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, हर क्षेत्र में उनको बैठाया हुआ है और उनके माध्यम से किडनैप किया हुआ है। आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं? इसी तरीके का चल रहा है क्योंकि हमने देखा है अभी जो इसमें अभी जो लेटरेट एंट्री हुआ था, जितने भी वे एंट्री में जा रहे थे सारे आरएसएस के बंदे थे और यूपी में अभी पीछे प्रोग्राम निकाला था जितने आरएसएस के बंदे सारे और सबको भर दो। आरएसएस के लोग तो हमारे लोग भी आरएसएस में शामिल होते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? आरएसएस के हमारे लोग होते हैं लेकिन वे मेंटली, दिमागी तौर पे तो आरएसएस के होते हैं। अगर हमारे समाज के हैं तो क्या, दिमागी तौर पे तो आरएसएस के हैं। तो दोनों विचारधाराओं में फर्क क्या है? उनके जो वहाँ चला जाता है तो उनकी विचारधारा सेम हो जाती है और उन्हीं के लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए एक शेड्यूल कास्ट योग्यता के आधार पे एक बहुत बड़े पद पे चला जाता है तो उसकी जाति तो वही रहती है। अब जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, भले ही वे सबसे प्रथम व्यक्ति ऑफ इंडिया है लेकिन एसटी यानी कि जनजाति के राष्ट्रपति हैं, वो चीज़ तो हमारे साथ में है। तो अब आपने जैसे पहले रामनाथ कोविंद जी रहे वो एससी से रहे, मुर्मू जी रही वो एसटी से रही,
वो तो देश के प्रथम नागरिक हुए ना, हाँ। SC ST के कैसे मगे कहेंगे? SC ST के इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ कास्ट सिस्टम है। जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो जाति के आधार पर लिए जाते हैं, कानून के आधार पर नहीं लिए जाते। तो वो उन पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा पाते? कोई भी अध्यादेश जब समाज के खिलाफ आता है, रिजर्वेशन के खिलाफ आता है, क्यों वो उनके पास जो वीटो पावर होती है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो वीटो पावर इसलिए नहीं करते क्योंकि वे दिमागी तौर पे जो बैठे हुए RSS के हैं और अपने आदमियों को बैठाते हैं। हमारा एक आदमी गया है, हमारा एक आदमी चंद्रशेखर मां गया है जो RSS माइंडेड नहीं है, चिल्ला के बोलता है। अगर वो भी किसी पार्टी का टिकट लेके वहां जाता उसकी भी बोलती बंद हो जाती। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आवाज जो समाज की है हाँ। वो चंद्रशेखर भाई के रूप में नजर आ रही है? हाँ, आवाज चंद्रशेखर भाई इंडिपेंडेंट बिना किसी दबाव में बोलने का काम कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और उनसे हमें भी प्रेरणा मिल रही है। हम भी आज खड़े होकर के बोल रहे हैं। सर, एक समय ये था कि बहन जी को यानी कि BSP जो सरकार है, हाँ। उसको कहा जाता था कि समाज के हितैषी हैं, तो अब लोग बाग जो है वहाँ से हट करके चंद्रशेखर की तरफ रुख क्यों करने लगे हैं? वो इसलिए करने लगे क्योंकि बहन जी। जी अब BJP के इन्फ्लुएंस में आ गई है, BJP के लिए काम कर रही है, वो समाज के लिए काम नहीं कर रही। पर चुनाव जो लड़ा था वो तो ना BJP के साथ थी ना दूसरे पक्ष के साथ। चुनाव इसलिए लड़ाया गया था क्योंकि जो गैर BJP पार्टी थी उनको नुकसान हो जाए और BJP को फायदा हो जाए, इसलिए लड़ा गया। ये मामला था। ये मामला था। और यही रीजन रहा कि उनकी कोई एक भी सीट नहीं आई, इसलिए। अब आपको समाज का क्या एक संदेश है कि किस अपने आप को बिखराव से बचाते हुए संविधान की रक्षा कर पाए? अब मेरा अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए 85% जो हमारे लोग हैं, मेरा संदेश उनके लिए ये है कि सब एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के और जिन्होंने हमारे इस देश की सारी संस्थाओं को किडनैप कर रखा है उनके खिलाफ लड़ो और संविधान को ईमानदारी से लागू कराने का काम करो। तो आपने सुना कि जिस तरीके से एकजुटता की बात आती है और समाज में बिखराव की बात सरकार तो पैदा करना ही चाहती है, और हमारे आपस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में ही टकराव का काम शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करते हुए अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और संविधान बचेगा तो भी हमारे हक और अधिकार बच पाएंगे। ये बड़ी बात है। अगर संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरीके से उन्होंने दरकिनार करते हुए दिखा दिया गया है कि उनकी जो अघोषित मनुस्मृति है वो लागू कर दी गई है। संविधान उन्होंने हटाने की बात की थी, अब क्योंकि वो फुलफिल तीसरी बार नहीं चुन के आ पाए तो उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को ही हटा दिया। इसका मतलब ये कि संविधान नहीं तो बाबा साहब भी नहीं, और बाबा साहब नहीं तो संविधान भी नहीं। अब आप समझ लीजिए कुछ। इसके लिए ऐसा है कि अगर किसी समाज का अस्तित्व खत्म करना हो तो उसके इतिहास को खत्म कर दो। तो उसी सोच के तहत बाबा साहब की स्टैचू, छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू, महात्मा गांधी की स्टैचू और बिरसा मुंडा की स्टैचू वहाँ से हटा दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले की स्टैचू, सभी स्टैचुओं को रातों रात हटाया नहीं, किडनैप कर लिया गया। फिर आप किडनैप करें? हाँ, उनको सारी जो हमारे महापुरुषों की स्टैचू थी उनको किडनैप कर लिया गया। और जब किडनैप करने का हमारे समाज को, बहुजन समाज को पता लगा तो बहुजन समाज फूट फूट के रोने लगा। और जब रोता रोता 9 अगस्त को इकट्ठा होकर के वहाँ पर पहुँच गया और पहुँच करके भारत सरकार से उन्होंने भीख मांगी कि हमारे इन महापुरुषों को आप छोड़ दीजिए, दया की भीख मांगी। लेकिन उन्होंने जरा सी भी, उनके दिल और दिमाग में जरा सी दया नहीं आई और उनको किडनैप बना के रखा। आज भी किडनैप बना के रखा। हमने खूब उनसे गुहार लगाई, खूब प्रार्थना करी कि आप हमारे महापुरुषों को किडनैप से छोड़ दीजिए और जहाँ पर वे थे वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दीजिए। लेकिन उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं मानी। ये लड़ाई आगे भी चलेगी? ये लड़ाई आगे चलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। एकजुट होकर के जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक हम कोई भी लड़ाई जीतने के काबिल नहीं हो सकते। हमें एकजुटता तो दिखानी ही होगी और संविधान की रक्षा के लिए हमें अगर अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये एक संदेश है जो कि कहा गया है, और इस संदेश को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए महापुरुषों की विचारधारा को जीवित रखने के लिए समाज को एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।